पहले अपनी सीट पे आ जाओ, जो फिजिक्स वाली सीट मिली है उसमें कैलकुलस के क्वेश्चन है, उनमें से पूछो पहले। रुकना भी है ना। हाँ पूछो। लेवल 1 में से पूछो पहले। बोलो भाई। 18, 32, 31 तक ही तो है भाई। 32 कहाँ है? 32 तो एरिया वाला है ना। 31 तक है, 31 तक पूछो। यही है क्या अकेला 18? ठीक है, अब लेवल 2 में से पूछो। लेवल 2 का 22। सर लेवल 1 का बोल रहा हूँ सर, लेवल 1 का 22 और 30 तक, 30 भी है सर बस। लेवल 2 में से पूछो। लेवल 2 में से लेवल 1 का 33, 33 कहाँ से होगा यार उसमें लेवल 1 में? लेवल 1 में 33 तो एरिया वाला होगा। 18 हाँ लिख सर, लो। लेवल 2 का पूछो अब। लेवल 2 का सर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। 18 और 12 और बोलो। 27, 21 और भी कोई है? ठीक है, देखो ये कैसे होंगे। 26 भी है। ओम सिंह, और तो कोई डाउट नहीं बेटा? ठीक है, लेवल 1 के देखो, पहले 18 देखो। 9r² अपॉन 1 माइनस r³ इसमें 1 माइनस r³ को t ले लो, 3r² dr हो जाएगा dt। तो 3r² dr इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। ये 3 यहां से अलग निकाल लो, 3r² dr की जगह माइनस और dt लिख दो, और इसकी जगह t लिखेंगे तो ये 1/√t हो जाएगा, या t पावर -1/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये 1/2 बचेगा अपॉन में, जो कि ऊपर आके 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। और ये t पावर 1/2 बचेगा, 1/2 मतलब अंडर रूट, और t की वैल्यू 1 माइनस r³ प्लस c। बताओ समझ आया क्या? लिख लिया?
22 देखो, 4y/√2y² +1। ये आने नहीं चाहिए आप लोगों को डाउट, पता नहीं क्यों आ रहा है। 2y² + 1 को t मान लो, 2y² का 2y और dy 1 का 0 हो गया इक्वल टू dt। तो 4y dy dt हो जाएगा, 1/√t और dt हो गया ये। तो t पावर -1/2 का t पावर -1/2 + 1/(-1/2 + 1) 2√t + c हो गया। हो गया, ठीक है। 30 देखो, तो बहुत आसान है भाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई। ये किसी ने छाट छाट के आसान आसान क्वेश्चन पूछे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos थीटा 0 से 2 पाई। पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी। cos 2 पाई 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है। 0 आ गया, लेवल 2 का 12 देखो, √x sin स्क्वायर x पावर 3/2 -1। x पावर 3/2 -1 को t मान लो, 3/2 x पावर 3/2 -1 और dx 1 का 0 हो गया इक्वल टू dt। तो ये हो गया 3/2 -1 मतलब 1/2 पावर x की, यानी √x dx इक्वल टू 2/3 dt हो जाएगा। तो √x और dx की जगह 2/3 और dt लिख दो। ये हो गया sin स्क्वायर t। sin स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1 - cos 2t/2। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया t और cos 2t का हो गया sin 2t। अच्छा, t के इंटू में 2 लिखा है तो अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा। अब बस वैल्यू रख दो, 1/3, t की वैल्यू हो गई x पावर 3/2 -1 माइनस साइन 2t यानी कि 2x पावर 3/2 -1 अपॉन 2 प्लस 3। ये आ गया। अगर आप चाहो तो ये 1 - 1 जो है इसको भी कांस्टेंट में ले जाके लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर 1/3 x पावर 3/2 माइनस 1/6 साइन 2x पावर 3/2 -1 प्लस 3। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखना चाहते हैं आंसर।
बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम, क्लियर। 18 देखो फिर। एटीन है आपका 1/√x 1 + √x का स्क्वायर। 1 + √x को t मान लो। 1 का 0 हो गया, √x का 1/2 √x होता है, dx = dt। तो 1/√x और dx = 2 dt हो जाएगा। तो 2 और dt लिख दो 1/√x और dx की जगह, और इसकी जगह t लिखेंगे तो ये 1/t² हो जाएगा, यानी t⁻²। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻² + 1/(−2 + 1 + 3)। ये -1 हो गया तो इससे खाली माइनस आ जाएगा आगे, 2 पहले से था ही आगे, t⁻−1 हो गया 1/t। t की वैल्यू रख दो अगर करो तो। बोलो बोलो। समझ गए? इक्कीस देखो, 21 21 tan² x sec² x। tan x को t ले लो तो sec² x और dx dt में चले जाएंगे, तो t² और dt हो जाएगा। t² का हो जाएगा t³/3 t⁻2 + 1/2 + 1, और t की वैल्यू रख दो tan x, तो tan³ x/3 + 3। बताओ कोई समस्या है तो। 26 27 थीटा का इंटीग्रेशन करना है पाई से 2 पाई। थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा θ² / 2 + 3। θ⁻1 का हो जाएगा θ⁻1 + 1/1 + 1। अच्छा, +3 कहाँ लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये तो। लिमिट लगेगी पाई से 2 पाई। पहले अपर लिमिट रख दो तो 2π² / 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दो π²/2। 2 एलसीएम आ गया 4π² - π², 3π² / 2 हो गया। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो क्यों लगा देती सर? टी हाँ कोई फायदा नहीं होता बेटा, लो लगा लो उसमें। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2π² / 2 + c, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो π² / 2 + c। c से c कट जाता है। ओके। 27 मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करा दिया है क्या आप लोगों को?
0 से क्यूब रूट ऑफ 7 तक एक्स स्क्वायर dx। हो चुका है सर ये? फिर क्यों पूछ रहे हैं फिर से? ये अक्कड़ बक्कड़ करके डाउट पूछते हैं क्या कि जय बजरंगबली मेथड यूज करते हैं? तो इसमें से इंटीग्रेशन तो खत्म हुआ है ना। एरिया की कैलकुलेशन के लिए भी बता दूंगा मैं। अच्छा, एक और टाइप के इंटीग्रेशन सीखो। पहले आप हल्का सा पार्शियल फ्रैक्शन सीख लो। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे फैक्टर हो, ये ले लेता हूं मैं। एक ही बार में समझ जाना है ना। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, बस ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। ये ऊपर 1 भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है कुछ एक्स में, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक नहीं होगा। अगर क्यूबिक होगा तो पहले इसका डिवाइड लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था न्यूमरेटर में डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है या ज्यादा है तो पहले डिवाइड लगाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरह का है, मान लो क्वेश्चन। तो ये जो है ना 2x+3 है, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो वीडियो सही नहीं दिख रही क्या? उधर वीडियो अच्छी आ रही है। यस सर, वीडियो साफ है। ये उसको क्यों नहीं आ रही? तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे पहले। ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है, मतलब ये जो कंबाइंड लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि इस तरह का कोई फंक्शन रहा होगा, उसका एलसीएम एलसीएम लेके ये आया। तो इस तरह से लिखा हो तो एलसीएम लेके ये लाना तो आसान है, लेकिन इस तरह लिखा हो तो फिर उसको ऐसे कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है ना। अगर हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर पाते तो इंटीग्रेशन फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे 1/x का log x होता है, तो इसका log x - 1, इसका log x - 2, इसका log x - 3। बस हमें ये पता चल जाए कि ये कितना अपॉन x - 1, कितना अपॉन x - 2, कितना अपॉन x - 3 होगा, जिसका एलसीएम लेके ये आया। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। जैसे आपको पता करना है कि x - 1 के ऊपर कितना नंबर रहा होगा, तो आप x - 1 वाले फैक्टर को छोड़ दो, बचे हुए में x = 1 रख दो। ये x - 1 के ऊपर पता करना है, तो इसको 0 के बराबर रख के पता करो, x की वैल्यू 1 आ रही है। x - 1 वाले फैक्टर को छोड़ के बचे हुए में x = 1 रख दो। x = 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 + 3 5 अपॉन -1 - 2, 5/2 आ रहा है। तो x - 1 के ऊपर होगा 5/2। तो ये हो जाएगा आपका, अलग से लिख लेता हूँ ना, (5/2x-). अब जैसे आपको पता करना है कि x - 2 के ऊपर क्या होगा, x - 2 को 0 के ऊपर रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये x - 2 वाले फैक्टर को छोड़ करके बचे हुए सब में x = 2 रख दो। ये कितना आएगा, 2 2 4 और 3 7 अपॉन 1 × -1, -7 आ रहा है। तो ये b की जगह पे क्या होगा, -7 होगा। ऐसे x - 3 के ऊपर क्या होगा ये पता करना है, तो इसको 0 के ऊपर रख के x की क्या वैल्यू है 3। x - 3 वाले फैक्टर को छोड़ के और हर जगह पे आप रख देंगे x = 3।
तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 अपॉन 2 इंटू 1 9/2। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप इसका एलसीएम लेके देखो, यही आ जाएगा। इतना नोट करो पहले। लिख लिया क्या तुमने? ठीक है, ये लिखने पे ही फोकस है या समझा भी है तुम लोगों ने? लॉर्डन ने तो समझा नहीं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये दोनों सेम बात है। तो 5/2 1/x-1 का इंटीग्रेशन हो गया log x-1 7 1/x-2 का log x-2 प्लस 9/2 1/x-3 का log x- प्लस c। ये आ गया आंसर। ये ट्रिक लीनियर फैक्टर के लिए काम करेगी, ठीक है। आया क्या समझ में? ये तो आ गया। सर ऐसे क्वेश्चंस मतलब कि सर फिजिक्स में आते हैं या फिर सर ऐसे मतलब एक्स्ट्रा में आते हैं ये? अरे इंटीग्रेशन तो किसी का भी आ सकता है ना फिजिक्स में। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन उसमें दे दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि सही हाँ आपको हाँ, मिले तो दे दीजिएगा। इस बुक में सब तरह के मिल जाएंगे तुम्हें। सर जो आप बुक आपने भेजी है ग्रुप पे? हाँ, ओके सर। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो मुझे बताओ, मैं डेली डेली आपको एक एक्सरसाइज दे दिया करूंगा करने के लिए होमवर्क की, और वो आप करके बताएंगे मुझे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक मैं होमवर्क नहीं दूंगा आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, खुद से आप नहीं कोशिश करते हैं बिल्कुल भी। अब सर आप भेज दिया करिएगा एक एक एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन कराया था, देखो पिछली क्लास में ही कराया था शायद, 1/x² प्लस 3x प्लस 2। इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके बताया था आपको। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। x प्लस 1 x प्लस 2 लिख लूं। अब जैसे हमें पता करना है कि भाई a और b की वैल्यू क्या होगी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ही तो लिखेंगे। तो x प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा, ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। x प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा ये पता करने के लिए x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू -1 आ रही है, तो x प्लस 1 वाले फैक्टर को दबा लो, बचे हुए में x की जगह -1 रख दो, तो 1/1 बनेगा। 1/1 कितना हो गया 1। अब ऐसे x प्लस 2 के ऊपर क्या आएगा, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख के क्या है x इक्वल टू -2, x प्लस 2 वाले फैक्टर को दबा लो, बचे हुए में x की जगह -2 रख दो, तो 1/-2 प्लस 1 यानी 1/-1 -1 आ रहा है। तो जब आप ऐसे लिख लोगे तो आपको दिखेगा 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 हो गया, और माइनस 1/x प्लस 2 का log x प्लस 2 प्लस c। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा log x प्लस 1/x प्लस 2 बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाए। यही आंसर आया था देखो उसका। समझ गए ना? बिना ट्रिक के नहीं होगा सर ये? क्या बेटा? बिना ट्रिक के नहीं होगा? ट्रिक जो सिखाई है आपने इसके अलावा लंबा पड़ जाएगा। बिना ट्रिक के बताया तो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नहीं ये वाला नहीं। अच्छा यही हाँ बताया था बताया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हाँ बताया था। बिना ट्रिक के पूरा प्रोसेस करके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की जो प्रोसेस दी होती है उससे वो बोल रहे हो।
हाँ उससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में 3-4 टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप मैंने बता दिया, ये इजी है इसीलिए बता दिया, ठीक है ना। अभी इतना ही याद रखो, धीरे ओके धीरे सर, मैं थैंक बताता रहूंगा सारी चीजें आपको। इंटीग्रेशन में कुछ समय में हम सीख जाएंगे सब कुछ। सर हाँ अगर सर ये फैक्टर के रूट्स नहीं निकले हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो, फिर तो तो हम ये वाला कंप्लीट मेथड है लगे, ना। कंप्लीटिंग से आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं आएगा। ओके सर। जैसे ये है 1/x² + 2, इसके भी तो नहीं हो रहे वेक्टर, इसको भी √2 का स्क्वायर करके ऐसे 1/x² + a² लग जाएगा। ऐसे आया 1/x² + 4x + 5, इसके भी फैक्टर नहीं होंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम करेगा फिर। 1/x² + a² लग जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 1/a tan−1x। बताओ, अब रुकना बस 10 सेकेंड इंक डालूंगा। और बता दो एक टाइप। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाई cos²x। देन फिर tan x को t मान लेना, आंसर आ जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको पता है कैसे करना। सर समझ में नहीं आया क्या किया इसमें, वापस बता दीजिए। बेटा साफ साफ लिखा है यार, पता नहीं क्या करते हो तुम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos² का डिवाइड लगाना है, फिर tan x को t मान देना है, ये बताया बस। नहीं नहीं सर, सेकंड स्टेप बता दीजिए एक बार बस। 1 2 3 4 5, ये सब क्वेश्चन के टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे करने। ओके सर, ओके सर। इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, आपको कैसे करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos² का डिवाइड लगाना है, फिर tan x को t मान देना। लिख लो तभी बता देना। लिख लिया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम में से कोई बोल दो क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, कोई बोलना चाहेगा अपना मनपसंद क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो। नहीं, कुछ भी लिख लो, 2 sin² x + 3 cos² x, कुछ भी हो।
आपको क्या करना है, cos स्क्वायर का डिवाइड लगाना है ऊपर नीचे। ऊपर 1 में cos स्क्वायर का डिवाइड लगेगा sec स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर का डिवाइड लगेगा tan स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर का डिवाइड लगेगा 3 बन जाएगा। फिर मैंने बोला था tan x को t मान लेना है, तो sec स्क्वायर x और dx चला जाएगा dt में, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा हो जाएगा 1/2t स्क्वायर प्लस 3 और dt। अब ऐसे क्वेश्चन आपने करेंगे, इसको ऐसे लिख लो, √2t का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला लगा दो, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस t। अच्छा t के इनटू में √2 लिखा है तो √2 और लिखना पड़ेगा अपन में, तो ये आ जाएगा 1/√6 tan इनवर्स √2t, t मतलब tan x अपॉन √3 प्लस c। बताओ ओके सर। आसान है ना? हेलो सर। हाँ बेटा। सर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन की एक पूरी एक्सरसाइज है, आप बोलो तो उसका फोटो ग्रुप पर भेज दूं? हाँ ओके सर। ऐसे सर। क्वेश्चन ना, यस सर। हाँ ऐसे भेज देना। हाँ बेटा। सर अगर 10x नहीं बना तो कोई कभी, जैसे क्वेश्चन आपने लिखवाया था 1/a प्लस b cos स्क्वायर x, इसमें डिवाइड करेंगे तो 10x तो बन ही नहीं रहा। रुको, ये नोट कर लिया क्या? एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। हो गया सर, हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, 1/2 प्लस 3 cos स्क्वायर x। यस सर। cos स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा। देखो ऐसा होगा ना? यस सर। नीचे जो sec स्क्वायर है इसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लो, तो ये ऐसा आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 5। tan x को t मान लो, sec स्क्वायर x dx dt। आगे करूँ या समझ गए? आ गया सर, आ गया। ओके। डिनोमिनेटर में tan जरूर बनेगा बेटा, और डिनोमिनेटर को पूरे को tan में ही कन्वर्ट कर लेना है, तभी tan को t मानने से फायदा होगा। तो sec स्क्वायर बनेगा, अगर tan नहीं बनेगा तो sec स्क्वायर भी 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लेना आपको तुरंत। ये लिखा। एक और टाइप बता दो छोटा सा। वन अपॉन a sin x प्लस b, 1 अपॉन a प्लस b sin x। अरे a प्लस b cos x, इसमें स्क्वायर नहीं है, पिछले वाले में और इसमें क्या अंतर है? स्क्वायर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हो, या ऐसा भी हो सकता है।
कल मैंने फॉर्मूले भेजे थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले उसमें बता दी ना। ठीक, तो आपको करना क्या है, साइन एक्स में यही फॉर्मूला लगा देना है। 2 थीटा की जगह एक्स है तो थीटा की जगह एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो साइन एक्स की जगह लिख लेना है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई। ये पिछले वाले क्वेश्चंस में उसमें क्या अंतर है, पिछले वालों में यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर थे, इसमें स्क्वायर नहीं है। और cos x की जगह पे क्या लिख लेना है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसा कर लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आके ऊपर पहुंच जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ऊपर। तो tan x बाई 2 को t मानना है और 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx dt में चला जाएगा। पहले ये सब काम करना है, फिर tan x बाई 2 को t मान लेना है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 dx dt में चला जाएगा। इतना देखो, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे आ रहे हो तो कॉस स्क्वायर का डिवाइड लगाना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो पिछले टाइप के क्वेश्चन थे। अगर स्क्वायर नहीं है तो साइन एक्स की जगह ये लिखना है, कॉस एक्स की जगह ये लिखना है, फिर tan x बाई 2 को t मान लेना है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx dt में चला जाएगा। लिख लिया क्या इतना? हाँ बता बेटा, एग्जाम्पल तो बताएंगे। ऐसा कोई मेथड बताया अभी तक जिसका एग्जाम्पल नहीं बताया हो? कुछ भी ले लो, आप बोलना चाहेंगे कुछ बताओ, अपना मनपसंद क्वेश्चन। नहीं बोलेंगे? मान लो ऐसा है, आप साइन एक्स की जगह पर लिख देंगे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और वो ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे ये हो जाएगा 4 tan x बाई 2 और 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 3। अब tan x बाई 2 को t मानना है और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 dx dt में, यानी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx हो जाएगा 2 dt। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx की जगह 2 और dt लिख दो, और tan x बाई 2 को अगर t लिख लोगे तो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। आगे मुझे कराने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने बताया कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के कर सकते हो क्या आगे? यस हो जाएगा। सर आपने जो कल फॉर्मूले भेजे थे सर, उसके कोई याद करने की ट्रिक नहीं है या फिर रटने ही पड़ेंगे? कौन से ट्रिग्नोमेट्री वाले? यस सर, जो आपने कल भेजे थे ना 30 क्वेश्चंस। सुनो सुनो, अगर नहीं याद हो रहे तो उनको एक कागज पर लिख के अपने पास रख लो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। इनसे वो तो कर लिया सर, उसके अलावा क्या? उसके अलावा कोई ट्रिक होती है ना सर, छोटी छोटी क्वेश्चन याद करने की, तो मतलब वो याद करने की फॉर्मूले, तो वो नहीं है इन क्वेश्चंस में? नहीं नहीं नहीं, ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अभी तो सब बार बार लगाओगे फॉर्मूले तो खुद ही याद हो जाएंगे ना।
तब तक लिख लो बस तुम। ओके सर। कोशिश करो थोड़ा बहुत याद हो जाए, नहीं होते तो फिर कोई बात नहीं। ये 2 साल तक ये फॉर्मूले लगते रहेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन को बेटा यही समाप्त कर देते हैं। डिफरेंशिएशन मैंने बता ही दिया आपको, डिफरेंशिएशन का मतलब भी बता दिया। हाँ कुछ बोल रहे थे कुछ? सर मैक्सिमम मिनिमम बता दीजिए एक बार। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे। एरिया बता देता हूँ पहले। एरिया, एरिया कैसे निकलता है? अच्छा कोई कुछ भी समझाता रहे एरिया में, ये ध्यान रखना, कोई कुछ भी समझाता रहे, आप जो मैं बता रहा हूँ वो मेथड फॉलो करोगे बस, ठीक है ना? हर एक का बताने का तरीका अलग अलग होता है, तो एक टीचर से एक चीज सीखी तो उसी के रूल्स को फॉलो करना है आप। जैसे ये कोई कर्व है ना, इसका ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ एक्स का, और मान लो हमें x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक का एरिया बताना है, जो कि ये x एक्सिस के साथ बना रही है। ये एरिया हमें बताना है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट a से b तक ही लेंगे हम, क्योंकि हमें जो एरिया निकालना है वो a से b तक निकालना है। अच्छा इंटीग्रेशन से कैसे एरिया आ जाता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे मैथ में। अभी आपको बस ये समझना है कि एरिया निकालना कैसे। तो अगर a से b तक एरिया निकालना है तो आप a से b तक लिमिट लेंगे इंटीग्रेशन की। अच्छा लिमिट x एक्सिस वाली ले ली आपने, ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि लेंथ ले ली या विड्थ ले ली। लेंथ आपने ले ली a से b तक, है ना? लिमिट अगर x एक्सिस वाली ले ली तो आप हाइट निकालने के लिए ऊपर वाली हाइट में से नीचे वाली हाइट माइनस करेंगे, y2 माइनस y1। तो ऊपर से जो y की वैल्यू है वो है fx, और नीचे जो एरिया बाउंडेड हो रहा है यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0। तो ये जो एरिया आएगा वो किससे आएगा, वो आएगा a टू b fx dx। a से b तक fx का इंटीग्रेशन अगर कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो इस एरिया के बराबर आएगा। समझ आया क्या? जहां से यहां तक एरिया निकालना हो वो तो लिमिट हो गई इंटीग्रेशन की। फिर ऊपर जहां पे एरिया बाउंडेड है उस कर्व से y की वैल्यू, और नीचे जहां पे बाउंडेड है उस कर्व से y की वैल्यू। नीचे x एक्सिस से बाउंडेड है तो नीचे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए a टू बी fx dx हो गया। सर हाइट वाला रिपीट कर दो। अरे ऐसा है जैसे कोई रेक्टेंगल अगर होता तो आप लेंथ इनटू विड्थ करते हो कि नहीं करते? तो लेंथ तो हमने a से b तक नाप लिया है, और विड्थ नापने के लिए क्या है, विड्थ इसकी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो y की वैल्यू x के हिसाब से चेंज हो रही है, तो y की वैल्यू ऊपर से fx ही लिख दी हमने कि जो x होगा उस हिसाब से इसकी वैल्यू आती जाएगी। ऊपर से y की वैल्यू y2 हो गई और नीचे से y1 हो गई, तो ऊपर से y की वैल्यू आ रही है fx और नीचे से x एक्सिस में y की वैल्यू होती है 0। ओके सर। ये बस हाइट और विड्थ में बस इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा फील आया आपको कि हम एरिया निकालने में कर क्या रहे हैं। पूरा तो तुम्हें तभी समझ आएगा जब इसको समझाएंगे कि ये कैसे एरिया इंटीग्रेशन से निकला। मान लो ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई दूसरी कर्व है y इक्वल टू जी एफ। इसका हमें एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, जो इन दोनों कर्व के बीच में।
ये एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन की लिमिट आपको पता ही है, ए से बी तक। ऊपर से y की वैल्यू एफ एक्स माइनस नीचे जहाँ पे एरिया बाउंडेड हो रहा है वहां पे y की वैल्यू कितनी है, जी एफ। बस जैसे इसका आंसर आएगा वो इस एरिया के बराबर होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम तो? क्लियर, वेरी गुड। नो डाउट, ओके। साफ कर दूं इसको? सर 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। हाँ हाँ आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। ये एरिया अभी चालू हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा बस 5 मिनट में। सर डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमा सिखा दो। अबे यार अब एक साथ कैसे सिखा दो सारी चीजें? पहले एरिया सीख लो, एरिया खत्म होते ही फिर मैक्सिमम मिनिमा सिखा देंगे। सर ऑफ कर दीजिए। अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। जो भी बेसिक जानकारी है कैलकुलस की आपको हो जाएगी, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मान लो ये y इक्वल टू एफ, ये y इक्वल टू जी एक्स, ये y इक्वल टू एच एक्स। आपको एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, ये एरिया निकालना है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक देखो छत इस कर्व से बन रही है y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ के बाद में जो छत है वो दूसरे फंक्शन से बन रही है y इक्वल टू जी एक्स। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x कितना है। मान लो यहाँ पे x है 3, कैसे पता करेंगे? या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू यही होगी इंटरसेक्शन पॉइंट वाली। y की वैल्यू एफ एक्स और जी एक्स दोनों बराबर रख दो, x में एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो यही होगी इंटरसेक्शन पॉइंट वाली वैल्यू। दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उन दोनों कर्व के इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना होता है। जो भी x की वैल्यू आती है वो x और y की वैल्यू वो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग निकालेंगे और यहाँ से आगे का एरिया अलग निकालेंगे। क्यों अलग निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे छत अलग है, यहाँ पे छत अलग है। तो पहले एरिया हम निकालेंगे ए से सी तक का, ऊपर से y की वैल्यू एफ एक्स, नीचे से y की वैल्यू एच एक्स। ये कौन सा फंक्शन था? एच एक्स। प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैसे आएगा? इंटीग्रेशन x बराबर c से x बराबर b तक निकालना है तो लिमिट हो गई c से b, ऊपर से y की वैल्यू gx, नीचे से y की वैल्यू, नीचे से y की वैल्यू, अब फिर वही है y इक्वल टू h। अगर ये भी समझ गए तो समझ लो एरिया सीख गया। सर सी निकालने के दोनों को इक्वल इक्वल रखना पड़ेगा दोनों को।
जिन दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है उन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो आपस में, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? चलो। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये इक्वल वाला और रिपीट कर दो एक और बार, मेरा जरा नेटवर्क इशू हो गया था। अरे ये बता रहा हूँ कि जैसे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पता करना है, तो आप इन दोनों के इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट है। ओके सर। हेलो सर, आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है। Yes, sir. यस सर, वीडियो स्टॉप हो गई है सर।
अब सुनो, मान लो कर्व का इक्वेशन इस तरह का है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ नहीं हो सकता, x इक्वल टू एफ वाई का होगा। दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो ये x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ होगा, y इक्वल टू एफ एक्स का नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक। अब कोई वैसे नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपने काम x एक्सिस के लिए किया है बस वही y एक्सिस के लिए होने लगेगा। x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा बस। तो इंटीग्रेशन की लिमिट अब हम y एक्सिस वाली रखेंगे a से b तक, वही चीज है ना सेम। और हाइट निकालने के लिए इसकी यहां से x की वैल्यू माइनस यहां से x की वैल्यू, x2 माइनस x1, तो यहां से x की वैल्यू है एफ वाई और यहां से x की वैल्यू है 0। बस ये समझ लो, x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया, और कोई चेंज नहीं। जब लिमिट x एक्सिस वाली लेते हैं तो ऊपर से y की वैल्यू माइनस नीचे से y की वैल्यू, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब लिमिट y एक्सिस वाली लेंगे तो राइट से x की वैल्यू माइनस लेफ्ट से x की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आया? और लिख भी लिया होगा सर शायद। एक बार रिपीट कर देंगे सर? सर प्लीज। बस जो काम x एक्सिस पे हो रहा था वो y एक्सिस पे होने लगा बेटा। लिमिट a से b तक ही लेंगे, राइट से x की वैल्यू माइनस लेफ्ट से x की वैल्यू। राइट से x की वैल्यू एफ वाई है, लेफ्ट पे y एक्सिस है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। सर हाँ बेटा, अगर हम सर ये लिमिट ऊपर नीचे कर दें, मतलब a को पहले ले लें ऊपर, b को ऐसे कैसे नीचे, ले लोगे? ऐसे कैसे ले लोगे? नहीं सर आंसर में कोई फर्क आएगा? हाँ, माइनस का अंतर आ जाएगा बस, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सर। जैसे 10 आना होगा उसकी जगह माइनस 10 आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं आएगा। सर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व क्यों नहीं हो सकता? y इक्वल टू एफ एक्स में क्या होता है, जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं 1 2 3 4 है ना, तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, x आगे चल रहा है तो y तो ऐसे ऐसे जाता है ग्राफ पर, क्योंकि x चेंज होता जा रहा है ना उसमें, y की वैल्यू कम ज्यादा होती जा रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें y की वैल्यू रख रहे हैं, इसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है, x उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है बस। ओके सर। नहीं समझे तुम अगर x को चेंज करते जाओगे तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, और तुम y को चेंज करते जाओगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते जाएंगे हम, x उस हिसाब से निकलेगा फिर। तो यहाँ पे y बढ़ता जाएगा, y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, और y इक्वल टू एफ एक्स में x रखते जाते हैं तो x चेंज होता जाता है। ओके सर। सर y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में एक x के लिए दो y की वैल्यूज हो सकती हैं क्या? नहीं, क्यों सर? अगर फंक्शन है तो, अगर वो फंक्शन का ग्राफ है तो, अगर फंक्शन का ग्राफ नहीं है, केवल वो y और x में एक रिलेशन है तो हो सकती है। ऐसा क्यों सर? फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, ये क्या चीज होती है, अभी टेंशन ना लो, इतना तो सब सीख जाओगे धीरे धीरे। ओके सर। जैसे ये x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ है, और ये x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ है, और एरिया निकालना है हमें y इक्वल टू ए से लेकर के y इक्वल टू बी तक का। ये एरिया निकालना है।
तो वही सेम चीज है बेटा, लिमिट a से b तक लेंगे, राइट से x की वैल्यू f वाई माइनस लेफ्ट से x की वैल्यू dy वाई और dy। वही जो काम x एक्सिस पे हो रहा था वही अब y एक्सिस पे हो रहा है, बस इतना आसान था। उसमें लिमिट x एक्सिस वाली लेते थे और ऊपर से y की वैल्यू माइनस नीचे से y की वैल्यू। इसमें लिमिट y एक्सिस वाली लेंगे और राइट से x की वैल्यू माइनस लेफ्ट से x की वैल्यू, बस इतना था काम। समझ आया क्या? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि ग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिया क्या? ग्राफ पूरी तरीके से नहीं पढ़े सर, हल्के फुल्के पढ़े हैं सर। हल्के फुल्के पढ़े हैं सर। पूरा नहीं हुआ है अभी। कोई बात नहीं, इसमें से देखो एरिया वाले क्वेश्चन करते हैं। लेवल 2 का ही कर लेते हैं पहले। लेवल 2 का 31 y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका एरिया बताना है। वो कह रहा है यूज द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस इन द इंटरवल 0 to b। तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता है क्या कि नहीं पता? यस तो सर। पैराबोला बनेगा। सर पैराबोला बनेगा। अभी तो कह रहे थे ग्राफ पड़ेगी। सर इतने तो बड़े हैं। 3x स्क्वायर का ग्राफ, तो वो कह रहा है कर्व x एक्सिस और 0 से b तक का इंटरवल, यानी x बराबर 0 से x बराबर b तक, इससे जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया बताना है। ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला है, समझो क्वेश्चन को, पढ़ो और मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया कि उसने ये बोला है। आगे समझ में? वो कह रहा है कर्व x एक्सिस और 0 से b तक इंटरवल, इससे जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसको निकालो इंटीग्रेशन का यूज करके। तो लिमिट तो x एक्सिस वाली लेंगे बेटा, 0 से b, ऊपर से y की वैल्यू इसके हिसाब से आएगी 3x स्क्वायर और नीचे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, बस इंटीग्रेशन कर दो। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब 0 से b। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे b क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0 क्यूब, तो आंसर आ गया b क्यूब, यानी ये जो एरिया होगा इसकी वैल्यू होगी b क्यूब के इक्वल। बताओ समझ आया क्या? आ गया? लिख भी दिया शायद। ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हमने y इज इक्वल टू पूरा क्यों लिख लिया है 3x स्क्वायर? तो कितना लिखूं? सर मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये पूरा बना हुआ है। यहाँ से नीचे नीचे वाला? सर मेरा मतलब वो नहीं है तो सर, मतलब ये जो इसमें एरिया पूछा है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक का पूछा है, तो सर उसी ग्राफ की वैल्यू नहीं निकल सकती? तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है बताओ? 3x स्क्वायर का नहीं है? यस सर, उसका ये। ओके सर। 3x स्क्वायर पे लिखेंगे y की वैल्यू। ओके सर। भाई 0 से 1 तक है तो 0 से 1 तक 3x स्क्वायर के हिसाब से आंसर आएंगे। 0 से 2 होता तो 0 से 2 तक आते, 1 से 2 होता तो 1 से 2 तक, आंसर तो 3x स्क्वायर के हिसाब से ही आ रहा है ना इस तरफ के। यस सर। ओके। एक और है देखो,
y इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी एरिया कर्व का एक्स एक्सिस का 0 से b तक बताना। सुनना, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको पता है किसका इक्वेशन है? यस सर। किसका है? सर ये गोले का पाइथागोरस की। गोले का इक्वेशन है सर। तो सर ये एलिप्स का है। नहीं हाँ, नहीं सर, गोले का है सर, जिसके केंद्र जिसका सेंटर मूल बिंदु पर होता है। सुनो वो मूल बिंदु सुनो भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन होता है, सर्किल का। इसका सेंटर होता है h कोमा k पर और रेडियस होती है r। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम। सेंटर होता है h कोमा k पर और रेडियस होती है r। तो ये जो इक्वेशन है वो ऐसा ही लिखा हुआ है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0 0 पर और रेडियस है इसकी b। ये सेंटर और रेडियस। बताओ ये किसका इक्वेशन है? सर्किल का, जिसका सेंटर है 0 0 पर, रेडियस है b। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना। बताओ। एक और चीज सुनो, ये बताओ y इक्वल टू माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या इक्वेशन आता है? y इक्वल टू माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कैसा इक्वेशन आता? स्क्वायर करते तो माइनस गायब हो जाता, तो भी यही इक्वेशन आता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसका मतलब पूरा सर्किल। अब इसके दो पार्ट हैं, मतलब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू प्लस का रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो y इक्वल टू प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है? ये आधे सर्किल का इक्वेशन है जिसमें केवल y की वैल्यू पॉजिटिव है। और y इक्वल टू माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है? ये इस वाले आधे पोर्शन का इक्वेशन है। ये पूरा सर्कल, ये ऊपर वाला आधा सर्कल, ये नीचे वाला आधा सर्कल। ये पूरे सर्कल का इक्वेशन है। अगर ऐसा इक्वेशन लिखा है तो आपको पूरा सर्कल बनाना है, ऐसा इक्वेशन लिखा है तो आपको ऊपर वाला आधा सर्कल बनाना है, ऐसा इक्वेशन लिखा है तो आपको नीचे वाला आधा सर्कल बनाना है। क्या इतना समझ में आया आपको? तो अभी जो क्वेश्चन हमें दिया है y इक्वल टू रूट बी, ये सब नोट करो, फिर बताता हूं मैं। नोट करो जल्दी से। अच्छे से लिखना सब, ठीक है। सर ये y इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आधे सर्किल का कैसे है? क्या बेटा? अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है।
ये Yes. पूरा सर्किल है जिसकी रेडियस 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी ना। तो ये जो इक्वेशन था इसके दो पार्ट हो गए, एक तो y इक्वल टू प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो गया y इक्वल टू माइनस 16 माइनस एक्स। ये उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें y पॉजिटिव है, ये उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें y नेगेटिव है। तो y पॉजिटिव है ऊपर वाले आधे सर्किल में और y नेगेटिव है नीचे वाले आधे सर्किल में। ये जो ऊपर वाले पार्ट का इक्वेशन है वो ये वाला है, नीचे वाले पार्ट का जो इक्वेशन है वो ये वाला है। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये था, तो ये पूरा सर्किल। क्या डाउट है बताओ? नहीं सर, मेरे डाउट ये था कि आधा सर्कल ये आया कैसे, मतलब और ये तो समझ में आ गया आधा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आया कैसे? आया आधा बना के। डाउट आप अच्छे से नहीं पूछ पा रहे बेटा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि डाउट है क्या, आया कैसे का क्या मतलब, मार्कर से ऐसे बनाया आ गया। सर ये y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हाँ। आपको कैसे पता कि आधे सर्कल का ये दिया हुआ है, मतलब आधे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है? ये अगर मुझे पता है ये पूरे सर्किल का है, अगर ये Yes. पता है इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसमें तो फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें डाउट है क्या, ये कैसे पता चला पूरे सर्किल का है? नो सर। इसमें डाउट नहीं है तो फिर क्या है, इसी को तो लिख लिया हमने y इक्वल टू प्लस माइनस करके। तो y इसमें y केवल पॉजिटिव वाली आ रही है, इसमें y केवल नेगेटिव वाली आ रही है। पॉजिटिव वाली y यहाँ से यहाँ तक रही, x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव y है, x एक्सिस नीचे नेगेटिव y है। ठीक है सर, आ गया। अरे सुनो, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू x है, अब ये पैराबोला है कि नहीं? यस सर। अब इस पैराबोला में ऊपर y पॉजिटिव है नीचे y नेगेटिव है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस रूट एक्स और माइनस रूट एक्स दोनों होंगी ना। यस सर। तो प्लस y इक्वल टू रूट एक्स से ये प्लस वाला ऊपर वाला पोर्शन आएगा, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स नीचे वाला आएगा। अच्छा सर, ऐसे है, ठीक है सर। अरे y इक्वल टू रूट एक्स और y स्क्वायर इक्वल टू x में कोई अंतर है क्या? दोनों सेम ही तो है। यस सर, यस। हाँ, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे y नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे y नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे y केवल पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों y के लिए बनाऊंगा, इसमें केवल पॉजिटिव के लिए बनाऊंगा। हेलो सर। हाँ सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 आया कैसे? 16 नहीं, बी स्क्वायर था ना। ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर इक्वल टू 16 है तो ये ओके इक्वेशन सर। अभी हम आगे पढ़ेंगे या फिर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे यार। ठीक है। अरे ये जो कैलकुलस पढ़ रहे हो ये 12th का है। अब 12th में ये एरिया वेरिया निकालना सीखते हैं आप, लेकिन अब फिजिक्स की वजह से जबरदस्ती बोल दिया है कि नहीं सिखाओ अभी, तो अब तुम अभी सीख रहे हो। तो एरिया निकालने के लिए कर्व का इक्वेशन चाहिए। अब कर्व का इक्वेशन आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि ये कौन सी कर्व का इक्वेशन होता है। अब नहीं पढ़े तो क्या करें, अब थोड़ा बहुत बता रहे हैं हल्का फुल्का कि ये सर्किल का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा। ये एरिया निकालना कैलकुलस के भी एंड में, मतलब 12th के भी एंड में है जाके। अब पूरा 2 साल का सिलेबस स्किप करके अगर कोई चीज सीखना चाहेंगे हम तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी बेटा। तो अभी हमारा मेन फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम एरिया कैसे निकालते हैं। बहुत ज्यादा ये ग्राफ की टेंशन ना लो, ये सब सीख जाओगे तुम। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये था y इक्वल टू प्लस का रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको स्क्वायर स्क्वायर करके ये समझा दिया कि ये सर्किल का इक्वेशन है, और सर्किल भी पूरा नहीं है, इसमें आधा सर्किल है। ये सर्किल है, ये y इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये 0 0 है सेंटर और ये बी। अब हमसे एरिया पूछा है इस कर्व का, एक्स एक्सिस का
और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक का, ये एरिया पूछा है। तो अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते तो भी आपको पता चल रहा है कि 1/4 ऑफ सर्किल है, तो एरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर, तो पाई b स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि इंटीग्रेशन करके ही बताओ आप एरिया। इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, देखो लिमिट लेंगे 0 से b तक, ऊपर से y की वैल्यू इस कर्व के हिसाब से आएगी √b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे से y की वैल्यू 0 आएगी और dx। बताओ कोई डाउट है तो। सर इस सर्कल की दूसरी तरफ वाला नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, नहीं 0 से y b एक्सिस के लेफ्ट तक में। नहीं पढ़ा आपने, 0 ओके से सर, b तक का एरिया निकालना है ना हमें, -b से 0 तक का नहीं निकालना। ओके सर। क्वेश्चन में लिखा है ना इंटरवल 0 से b, देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला लिखाया मैंने, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था 1/2 लिखते हैं, x लिखते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, प्लस है a² हो तो प्लस a²/2, माइनस हो तो माइनस a²/2, तो यहाँ पे प्लस b² है तो प्लस का b²/2, और 1/√b² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x/b, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। अरे लास्ट में फॉर्मूला लगाए थे जिनकी ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की, उन्हीं 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है, ये लग गया। कुछ याद नहीं आ रहा ना तुम्हें? याद है, वेरी गुड। अब बस ये इंटीग्रेशन भी हो गया, अब लिमिट लगा दो। तो पहले अपर लिमिट 1/2 b² माइनस b² प्लस b²/2 sin इनवर्स b/b, ये अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट 1/2 0 b² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b²/2 sin इनवर्स 0/b, ये लोअर लिमिट लग गई। ये b² माइनस b² 0 हो गया, b²/2 sin इनवर्स 1 माइनस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया साइन में 1 कौन से एंगल पे आता है, साइन में 1 आता है π/4 पे। तो πb²/8 आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगी क्या 1/2 की? अरे π/4 पे थोड़ी आता है, π/2 पे आता है ना साइन में 1, ये आ गया πb²/4। ये इंटीग्रेशन करके एरिया आया, एक हमें वैसे ही दिख रहा था कि 1/4 ऑफ सर्किल है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमने एरिया के लेवल 2 वाले क्वेश्चन कर लिए ना, एरिया के लेवल 1 वाले देखे हैं? कहाँ है भाई एरिया के लेवल 1? कैलकुलेशन ऑफ एरिया, ये साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 32 लेवल 1 का, use the definite integration to find the area of region between the given curve x axis Sir? and the 0 to b।
और कम दे रखी है y इक्वल टू 2x। हाँ बेटा क्या पूछ रहे पूछो। सर ग्राफ बनाना जरूरी है क्या? बिना ग्राफ के नहीं कर सकते? डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दो और लिमिट रख दो। नहीं गलत हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा तो मैं कहाँ गलत हो गया। तो सर तो y इक्वल टू 2x, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू 2x का। इसका तो बना लोगे, स्ट्रेट लाइन है 0 से b तक का। यहाँ पे x इक्वल टू b है, यहाँ पे x इक्वल टू 0। ये एरिया बताना है। देखो बताने को तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि x बराबर b है तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2b। तो एरिया वैसे निकालो 1/2 बेस b और हाइट 2b, b स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना, हमें इंटीग्रेशन का यूज करके बताना है। इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे आएगा देखो, लिमिट लेंगे 0 से b, ऊपर से y की वैल्यू 2x, नीचे से y की वैल्यू 0 और dx। 2x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर, लिमिट लगा दो 0 से b, तो b स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, b स्क्वायर आंसर आ गया। बताओ समझ आया क्या? सर हाँ बेटा। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। बेटा लिमिट 0 से b, x एक्सिस वाली यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहे हैं। ऊपर से y की वैल्यू 2x लिखी है, नीचे y x एक्सिस पे 0 होता है। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होता है। लिमिट ये है, पहले x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, b स्क्वायर आ गया। नहीं आया क्या हेलो समझ सर। में? हेलो हाँ। सर। सर ये इंटीग्रेशन वाला तो आ गया सर, जो आपने वो निकाला है पहले सर उसका। ये हाँ सर। ये तो वैसे ही बता दिया, एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट लगा के। ओके सर। 1/2 बेस कितना है, 0 से b तक बेस b है। हाइट कितनी हो गई, हाइट 2b हो गई। यहाँ पे y कितना है 0, यहाँ पे 2b। नहीं आया क्या? यस सर आ गए। ये एक उससे तुमसे पहले एक कन्या ने और पूछा था बेटा, तुम्हें आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब 33, 34 और 35 इनमें से एक डाउट पूछ लो, कोई सा भी, जल्दी से बोल दो, टाइम नहीं है। सर सबसे लास्ट वाला बता दो। 35, ये से 35 बता दीजिए। 0 से पाई तक साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। साइन एक्स का ग्राफ तुमने देखा होगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई ऐसे जाता है, फिर 2 पाई से 3 पाई ऐसे। लेकिन साइन एक्स पे जब स्क्वायर लग गया तो जो नेगेटिव आंसर आ रहे थे वो भी पॉजिटिव हो गए। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ हो गया। हमें 0 से पाई तक कर्व और एक्स एक्सिस के बीच वाला एरिया बताना, मतलब हमें केवल ये एरिया बताना है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट लेंगे 0 से पाई, ऊपर से y की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 है। और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन तो मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होता है। 1/2 बाहर रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और cos 2x का sin 2x, और x के साथ में 2 इंटू में है तो अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, और 0 से पाई। अब अपर लिमिट लगा दो x की जगह पे पाई माइनस sin 2 पाई अपॉन 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 माइनस 0 पाई माइनस sin 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और माइनस 0 प्लस 0 सब 0 0 पाई बाई 2 आ गया।
तो सर इसमें तो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का एरिया तो बराबर ही रहेगा। नहीं, अलग अलग हो जाएगा। नहीं, 0 से पाई के लिए कह रहा हूँ मैं, 0 से हाँ, पाई के लिए। अलग अलग हो जाएगा सर। डिजाइन एक जैसी दिखेगी आपको इस ग्राफ की, लेकिन मतलब एग्जैक्टली एक ही थोड़ी होगा। देखो 30 डिग्री पर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही होगी, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की 1/4 आ रही होगी। तो शेप एक जैसी होगी, साइज एक ही नहीं होगा, इसीलिए एरिया अलग अलग आएगा। ठीक है भाई, बाय।